हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे सीटेट नवंबर 2012 के पेपर सेकंड का हिंदी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है? तो इसके आंसर के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा। गिजू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। तो इसमें दिया है विश्वास किसमें रखते हैं और हमसे पूछा है किसमें नहीं रखते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, क्षमताओं में, बौद्धिकता में और सृजनात्मकता में रखते हैं विश्वास, और तीनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये। रचनात्मकता मतलब सृजनात्मकता भी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन बचता है फोर्थ। तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसमें विश्वास नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो फोर्थ करेक्ट होगा। कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? तो इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के थ्रू भी हम फाइंड आउट करते हैं आंसर को। कीवर्ड है पीनल कोड। जहाँ भी पीनल कोड है हम उससे रिलेटेड लाइन को पढ़ लेंगे। पीनल कोड यहाँ पर दिया हुआ है। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए कोई न कोई पीनल कोड, न कोई निंदनीय मानता है और न कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि पीनल कोड के अधीन क्या नहीं है? बालक की सृजन शक्ति का दमन। तो सृजन शक्ति का दमन मतलब क्या होता है? जो बच्चों की क्रिएटिविटी होती है उसको दबा दिया जाता है, मतलब उसे स्वतंत्रता नहीं दी जाती है अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने की। तो लेखक के अकॉर्डिंग ये एक तरह से अपराध माना गया है जो कि पीनल कोड के अंतर्गत नहीं आता है, और बाकी सब पीनल कोड के अंतर्गत आते हैं जिनके लिए सज़ा दी जाती है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब क्या होता है? जब शिक्षक और अभिभावक ही तय कर देते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमारे कीवर्ड्स देखिए। अगर आप लास्ट लाइंस में देखें तो यहाँ पर है, इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर दिख गया है यहाँ पर आंसर इसका, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो सृजन होता है क्रिएटिविटी। कोई भी बच्चे कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं, कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, तो उसको बोला जाता है सृजन या सृजनात्मकता। तो उसके अंदर क्या नहीं आता है? उसके अंदर नहीं आएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर रटना कोई क्रिएटिविटी नहीं है और बाकी सब ये क्रिएटिविटी के अंदर आता है। मतलब खुद से ही किसी चीज़ का निर्माण करना या कुछ अलग सा करना, अलग सी कोई चीज़ करना, वो सब क्रिएटिविटी में ही आता है। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, तो ये बनेगा साहित्यिक। साहित्य मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय लगने पर बन जाएगा साहित्यिक। नेक्स्ट भी प्रत्यय से ही जुड़ा हुआ है, तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो होते हैं प्रत्यय। अगर अब देखिए इसमें आपसे पूछा है किस मूल शब्द और प्रत्यय से बना है, तो मैंने आपको बताया था मूल शब्द अलग कर लेंगे और प्रत्यय अलग कर लेंगे तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रत्यय भी नहीं पता है तो मूल शब्द आप देखें। जैसे मान लीजिए बौद्धिक। बौद्धिक क्या होता है? बौद्धिक होता है जो बुद्धि से संबंधित होता है।
इसका मतलब इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा बुद्धि, और बुद्धि कौन से ऑप्शन में दिया है, वो है सेकंड ऑप्शन में। तो ऐतिहासिक का भी ऑटोमेटिकली हमें मिल गया है, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बन गया इससे, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। न्याय नीति में समास कौन सा है, तो न्याय नीति में समास है द्वंद्व समास, जो ज़्यादातर शब्दों में बीच में डैश लगा होता है, जो योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर द्वंद्व समास होता है। और इसकी एक पहचान और है, दोनों ही शब्द होते हैं प्रधान इसमें, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो दोनों पद इसमें प्रधान है, तो द्वंद्व समास की ये पहचान होती है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, ये है ब्रह्मा, ये ईश्वर का एक रूप है। इसके अलावा ये परमात्मा, जगदीश और परमेश्वर, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। समान का विलोम शब्द होगा, बहुत इजी है, असमान। अब पैराग्राफ हो गया है, अब देखते हैं हम पद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस को। तो हम पहले पद्यांश नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति का भाव किस में है, तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसके लिए एक बार पोएम की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। तो ये बात हो रही है जब बादल आते हैं, बारिश से पहले का मौसम जो होता है उसकी बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बादल सज धर कर आए हैं, इनका कहने का मतलब ये है, मतलब इस लाइन का अर्थ ये निकलता है। मेघों के आने से लगता है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मेघों के आने से क्या कैसा लगता है, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, पाहुन मतलब होता है मेहमान, तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में शहर के मेहमान आए हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिसिंग है एक पेज, मैंने ये कहीं और सेव किए हुए हैं इसके क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरस बाद सुधि लीन ही, इस पंक्ति का भाव किस में है, तो ये तो लाइन से ही पता चल रहा है, बरस बाद सुधि लीनी मतलब बादल एक बरस बाद आए हैं, तो इसके लिए पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको हम ऐसे ही सही कर देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, तो एक बार हम पोएम पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अलग सेव किए हुए हैं, तो पोएम को ही पढ़ लेते हैं पहले, तो ईजी रहेगा क्वेश्चन। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुधि लीन ही, बोली अकुलाई लताल ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पर जो ये बादलों की तुलना है, बिल्कुल जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, उनसे तुलना की गई है। जिस तरह से इंसान बनता और संवरता है, इसी तरह से मेघों की बात की गई है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और कई जगह पर इसी तरह से ही बताया गया है। जिस तरह से यहाँ पर
बूढ़े पीपल की बात की गई है। तो मतलब अगर आप जो भी लाइनें पढ़ेंगे उसमें ऐसा ही लगेगा जैसे बिल्कुल इंसान से इनकी तुलना की गई हो, प्रकृति की। तो मानवीय करण अलंकार होता है जब प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी मानवीय क्रियाकलापों से, मानवीय भावनाओं से, मानवीय इमोशंस से मतलब कंपैरिजन किया जाए या तुलना की जाए, जब होता है मानवीकरण अलंकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? तो इसमें आ जाएगा आगे बढ़कर। ये साफ साफ दिया हुआ था लाइन में, पोएम की लाइन में, कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर मेघों का स्वागत किया। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? तो पाहुन शब्द का अर्थ हो जाएगा मेहमान। ये दिया हुआ है 3rd ऑप्शन में, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, मेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएम और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब है पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या प्रभाव डालती है बच्चों की भाषा पर? तो इसका हमें आंसर करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिक्षक की अगर स्वयं की भाषा एकदम प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है, तो बच्चों के लिए वो एक आदर्श रूप का काम करती है। मतलब बच्चों के लिए वो एक तरह से आदर्श होती है और वो उसी को फिर फॉलो करते हैं, उसी तरह से खुद भी बोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसमें महत्वपूर्ण अंतर किस चीज़ का है? ये है भाषा परिवेश की उपलब्धता। क्योंकि भाषा अर्जन तो परिवेश जो भी उपलब्ध होता है उसमें सीखी जा सकती है, लेकिन भाषा अधिगम जो होता है वो उसके लिए हमें एफर्ट्स करने होते हैं, उसके लिए हमें वो परिवेश नहीं मिल पाता है। तो भाषा अर्जन के लिए, तो इसीलिए इनमें अंतर यही होगा कि भाषा परिवेश की उपलब्धता। 4th ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो इसमें होगा 2nd ऑप्शन, साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। आकलन क्या है? तो आकलन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग। 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका सर्वोत्तम तरीका यही होगा, अनुभव बांटना और बातचीत। मैंने इसमें पहले भी बताया था, जब भी मौखिक आकलन की बात हो, मौखिक भाषा के आकलन की बात हो, तो अनुभव बांटना, बातचीत, कन्वर्सेशन, यही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट होता है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। तो ये सब क्या है? ये हैं भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय ही नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? ये है भाषा अर्जन का उदाहरण। जो भी हमारे परिवेश में भाषा बोली जाती है हम उसी को अर्जित कर लेते हैं। तो 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण है परीक्षाएं। तो परीक्षाएं इतनी ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या कर रही है? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक परिवेश दे रही है, जिससे बच्चे खुद ब खुद ही भाषा अर्जित कर लें। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना।
तो इसमें सेकंड ऑप्शन मेरे को करेक्ट होगा। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, तो सतत मूल्यांकन का बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना कि कितना सीख लिया गया है और भाषा प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, सहस्वर पठन होता है जो बोलकर पढ़ा जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो ये क्या सुनिश्चित करता है? बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। भाषा क्या है या क्या करती है भाषा, क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल, तो ये अंतः संबंधित होते हैं। इसमें कुछ लोग बताते हैं क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, ये भी बताते हैं, लेकिन ये तब सही होगा जब हमसे सिर्फ भाषा अर्जन के जो कौशल हैं उनके बारे में पूछा जाए, क्योंकि जो हम भाषा अर्जित करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो जो हम अर्जित करते हैं वो हम क्रम से ही करते हैं, लेकिन जो हम भाषा सीखते हैं, भाषा अधिगम के अंदर जो भाषा आती है, जैसे मान लो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, अगर वो हम सीखें तो उसमें हम कुछ भी पहले सीख सकते हैं, मतलब कौशल एक क्रम से नहीं सीखेंगे। पहले हम लिखना भी सीख सकते हैं या फिर पहले हम पढ़ना सीख सकते हैं और बाद में हम बोलना सीखेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रम से ही हो। वैसे बोला जाता है कि क्रम से होते हैं, लेकिन वो भाषा अर्जन के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो अंत संबंधित होते हैं, ये ऑप्शन ही सही होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, इसमें कुछ ही बचे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।